हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज देखिए हम पढ़ेंगे, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और जो जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उस तरह का बहुत बेसिक ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है सेट। ठीक है, सेट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वो सारी डेफिनेशन आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, सबसेट, टाइप्स ऑफ सेट, फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट होल्डर फॉर्म, वो सारी चीज़ें पढ़िए। ठीक है, और सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सब, हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए हम आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट में। क्या आते हैं? ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में देखिए ज़्यादा चीज़ें नहीं। नंबर 1 यूनियन। यूनियन का यू से सिंबल होता है और इसे अगर हम कहा जाए ए यूनियन बी, तो इस तरह से पढ़ते हैं ए यूनियन बी। बात समझ में आ रही है? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह की चीज़ें हमें जो है पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें ए यूनियन बी, जैसे हमारे पास कोई सेट है ए और इसके जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट मान लीजिए ये 1, 3, 4, 6 और ये 7, इस तरह से हमने ले लिया। बी सेट है, उसके जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 5, 7, 9, इस तरह से हमने कोई भी सेट ले सकते हैं, एनी सेट, एनी है। ठीक है ना, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि आप कौन सा लेते हैं कौन सा नहीं लें, ये नहीं है। आपको बस आना चाहिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के ऐसा सेट जिसमें ए और बी के दोनों सेटों के एलिमेंट हों, वो होता है ए यूनियन बी। जैसे देखिए 1 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, 2 इसमें नहीं है, इसमें है तो 2 लिखिए, 3, ठीक है, ऐसे एक में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है ना, और 7 है ना, और देखिए 8 किसी में नहीं है, 9 है तो 9 लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का हमें जो सेट होगा वो जो हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। बात समझ, ध्यान से समझिए, ए यूनियन बी क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें सेट ए के एलिमेंट भी हों और सेट बी के एलिमेंट भी हों। इसे हम इसलिए कहते हैं कि ए यूनियन बी। ए के देखिए अगर हम इस तरह से लें, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आप खुद समझ जाएंगे। मान लीजिए ए, ये है सी और ये डी है ना। बी के जो एलिमेंट हैं मान लीजिए हमने लिया ए, बी और ये डी और ये ई। अगर मैं कहूँ कि ए यूनियन बी इसमें बताइए तो आप बिल्कुल बता देंगे। बताइए, बता सकते ना? बिल्कुल बता सकते भाई। क्या है देखिए, ए कॉमन है, इसमें बी नहीं है, इसमें बी है, बी लिख दीजिए, इसमें सी है, इस डी दोनों में कॉमन है और ये ई, ये आपका ए यूनियन बी है। बिल्कुल आगे से होगा समझ में। अब देखिए ए यूनियन बी समझ में आ गया है तो आपको ए इंटरसेक्शन बी भी समझ में आ जाएगा। 100% बात है। कैसे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू और ये बी है ना, और इसका मतलब है कि जो यू होता है उसे उल्टा कर देते हैं तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, जब हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। जैसे देखिए मैं थोड़ा आपको
बता रहा हूँ, हालांकि आप सभी स्टूडेंट मुझे जानते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है। जैसे मान लीजिए एक सेट लेते हैं, कोई भी सेट लिया, ऐसे चाहें तो हम इसी को ले सकते हैं, जैसे 1 3 5 7, है ना, इस तरह से। और बी जो सेट है वो लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से लेते हैं। और मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी दोनों सेटों में जो एलिमेंट हो, वो कॉमन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जो एलिमेंट कॉमन है दोनों में है, वो इंटरसेक्शन में होता है। ठीक है, तो देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस सेट के अंदर 1 लिखते हैं। देखिए 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 दोनों में 3 लिख देंगे। और कोई एलिमेंट देखिए 4 नहीं है, 5 दोनों में है, तो 5 लिख दीजिए। बात समझ में आ गई। ये जो है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को जैसे मान लीजिए और भी कोई सेट ले सकते हैं। मान लीजिए हमें ए पी और क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई से भी रिप्रेजेंट, कोई भी सेट को ए बी सी जरूरी नहीं है, कुछ भी और भी वैल्यूओं से रिप्रेजेंट। जैसे ये ए सी डी, ठीक है। बी जो सेट है वो है ए बी डी और ई। ठीक है, अब मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए आप, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है। कॉमन ए दोनों में है तो लिख दीजिए, है ना। बी नहीं है तो मत लिखिए। सी देखिए, सी नहीं है। डी है तो डी लिख दीजिए। ठीक है, दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है डिफरेंस बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ए माइनस बी निकालना है ना। ए माइनस बी आप किसी सेट का भी कर लीजिए, चाहे ऊपर वाले का चाहे नीचे वाले का। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन्हीं में, तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हटाते हैं, किसका, ए का, पहले वाले का। अब देखिए ए इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। सी इसमें है, इसमें नहीं है, तो सी लिख देंगे, है ना। डी दोनों में, तो इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, सी है भैया। और देखिए बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए क्या होता है, वो एलिमेंट जो बी में तो हो मगर ए में नहीं होना चाहिए, है ना। तो बी वाला एलिमेंट लिखते हैं। बी में देखिए क्या है, बी सेट में ये है, ये भी है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो बी लिख देंगे। और डी दोनों में है और ई लिख देंगे। ठीक है, ये जो है ये आपका ए माइनस बी और बी माइनस ए है। इस तरह से देखिए हमें ए माइनस बी, बी माइनस ए, और ये सेट, जैसे मान लीजिए कोई सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो या फाई हो तो एम्प्टी सेट बोलते हैं। इस तरह से आपको यूनियन इंटरसेक्शन अच्छी तरह से आना चाहिए, और आप इसमें ये क्वेश्चन अच्छी तरह से करेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ें, क्या है नेक्स्ट चैप्टर। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कई चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कई चीज़, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप अभी 11th में है, 12th में उसका यूज होगा। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। जैसे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ये समझा रहा हूँ,
हालांकि इसमें जो पेपर में आपका ये वाला चैप्टर में से ज़्यादा नहीं आएगा, फिर भी हमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है वो बताते हैं। अब देखिए टिग्नोमेट्री का जो क्राइटेरिया है वो मैं बता दूं कि एक तो नंबर वन में है कि नंबर 1 टिग्नोमेट्री में बहुत ही अच्छा है 12th के लिए कि एक फॉर्मूला L = R थीटा। ठीक है, L क्या है? L है जैसी कोई सर्कल है इस तरह से, ठीक है, और इस सर्कल में जो रेडियस है, रेडियस क्या होगी? रेडियस जैसे यहाँ पॉइंट, ये रेडियस होगी, ठीक है ना, और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये पूरा ड्रॉ कर देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगी, है ना। अब देखिए इसमें एंगल ये, और जैसे लेंथ ऑफ उसकी बात होती है तो देखिए ये जो वाला पार्ट है ये आर्क है, क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एल ये वाला पार्ट है ना, L = कितना? R थीटा। R ये है और थीटा ये है। बात समझ में आ रही है? इसका यूज करके हम जो है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अगर किसी सर्कल में, ठीक है, ये सर्कल है, उसमें जो है सेंटर एंगल बताता नहीं है और कहता है कि अगर उस सर्कल की जो डायमीटर है, डायमीटर मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड है, और ये आपकी जो दे रखी कॉर्ड = 5 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना होगा? क्या होगा? लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क की लेंथ कितनी होगी? तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के कई क्वेश्चन कर सकते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट करना रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, ठीक है। तो कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए ये है, फॉर्मूले का यूज करेंगे तो L = R थीटा। R की जो वैल्यू होती है वो पाई में होती है, ठीक है ना। जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ये पाई में होती है। अगर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये और ये कितना है? देखिए 10 है, 10 का आधा रेडियस, R = कितना हो जाएगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर है दूसरा ये A और B, तो AB कितना हो जाएगा? ये AB भी ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलेटर ट्रायंगल होगा। इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है? थीटा 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का मतलब π/3 होता है। बात समझ में आ रही है? 60 डिग्री का एंगल होता है π/3। अब देखिए ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ चाहे कम चीज़ें समझाऊंगा पर बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो देखिए अब आपको L = ये जो होता है R थीटा होता है। R की वैल्यू कितनी है? 5 है, और थीटा कितना है? π/3 है। तो कितना हो जाएगा? 5π/3 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें आपको बहुत चीज़ें आनी चाहिए। जैसे क्या क्या आनी चाहिए? जैसे देखिए थीटा और उसमें क्या होता है?
रेडियन में और डिग्री में, ठीक है, थीटा और ये रेडियन। जैसे मान लीजिए 0 है तो 0 ही रहेगा, है ना। 30 डिग्री है तो इसे बोलते हैं पाई बाई कितना 6। 45 है तो इसे बोलते हैं पाई बाई 4। और ये 60 है तो पाई बाई 3। ऐसे 90 है तो पाई बाई 2। और 180 है तो कितना पाई। बात समझ में आएगी। इस तरह से हमें जो है डिग्री में और रेडियन में अच्छी तरह से थोड़ा सा पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब बात आती है नेक्स्ट कि कुछ फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। क्या है वो फॉर्मूले? जैसे देखिए, जैसे साइन ए माइनस बी या ए प्लस बी कह लीजिए, क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ऐसे ही कॉस साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही नंबर 3 कॉस ए प्लस बी होना चाहिए, क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही नंबर 4 कॉस ए माइनस बी, इसमें उल्टा होता है, इसमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बात समझ में आ रही है? देखिए, मैंने ये जो फॉर्मूले बताए थे आपको, इन 4 फार्मूलों से पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे, है ना। अगर आपको नहीं याद है तो आप याद करिए इनको और इनसे रिलेटेड, ठीक है। इससे देखिए, जैसे क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं वो क्वेश्चंस आप जो है कर लें, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और उसे ज़रूर करें। जैसे देखिए, नेक्स्ट बताता हूँ, पहले थोड़ा पेज पलटूँ। अब देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको पढ़नी होती हैं। क्लास में जब पढ़ाते हैं बहुत स्लो मोशन में पढ़ाते हैं, आपको लगता है इतना धीरे धीरे इस वजह से पढ़ाते हैं कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए, ऐसी समझ में आ जाए कि आप चाहें तब भी वो न दिमाग से निकले, है ना। तो देखिए क्या है नंबर, जैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है कैसे नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे ये है साइन, मान लीजिए 75 है ना। साइन 75 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ लिखेंगे साइन 45 प्लस 30, ठीक है। तो साइन, इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का है, तो ये हम लिखेंगे साइन, फॉर्मूला को लगाएं पहले, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना। कॉस ए साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो साइन 75 का मतलब 45 साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, है ना। अब देखिए वैल्यू रखें, साइन 45 की 1/√2 होती है और इसकी होती है कॉस 30 की कितनी, √3/2। ऐसे ही प्लस 1/√2 होती है इसकी भी, और इसकी भी होती है 1/2। तो जब सॉल्व करके आता है 2√2 तो देखिए यही आ जाता है ना। और ये √3
+1 होता है। अगर हम इसको कॉस को करें, है ना, जैसे cos 75 को करें तो क्या आएगा, cos A cos B और sin A sin B हो जाएगा। अगर मैं इसे A + B में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, इसमें जो है माइनस प्लस तो है ही, माइनस में करूं तो यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। बात आती है कि अगर हम इसे 10 में करें तो 10 मान लीजिए मुझे 15 की है डिग्री है, क्यों प्लस का तो ऐसे ही होगा, एक माइनस का बता देते हैं। तो 10 15 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये होगा 10 745 माइनस 30, है ना। तो देखिए 10 45 माइनस 30 लिखते हैं, 45 है तो यहाँ 10A माइनस बी, 10A माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है, 10A माइनस 10B अपॉन 1 + 10A 10B, है ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो देखिए 10 45 लिखेंगे, 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 10 1 + 1 है, 1 + 10 45 10 30, ठीक है। तो 10 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, बताइए, 1 होती है, वेरी गुड। तो 1 और ये 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है √3 -1 अपॉन √3, ये √3 + 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया और सॉल्व कर लेंगे आप जो है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी 2 - √3 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्या आ जाएगी, 2 - √3। इस तरह से हम जो है इनको सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से इनके आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी और आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। देखते जाइए आप, जो है मैं बताता जा रहा हूँ। अब देखिए जैसे हमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट है वैसे तो, पर हम जो है ज़्यादा करेंगे तो फिर देखिए बता नहीं पाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कैसे समझा नहीं पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखिए इससे ये पता लग जाएगा कि कौन से हैं क्वेश्चन, कौन से नहीं हैं, और वो आप सारे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले बेस्ड पार्ट है, अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं तो आप इनको नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मान लीजिए, क्वेश्चन मान लीजिए, अभी जो है पढ़िए इनको, फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से पहले एक जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल की बात होती है कि मान लीजिए इसे दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे या एन को इस तरह से। ज़्यादातर जो CBSE में या पढ़ाया जाता है इस तरह से पढ़ाते हैं, फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से डिफाइन कर रहा है। जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, इसको लिखते हैं 4, ठीक है, × 3 फैक्टोरियल। इसे ऐसे भी लिखते हैं 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, या इसे 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। या हम कहें कि मान लीजिए कहीं पर लिखा है 0 फैक्टोरियल, ऐसे भी लगाते हैं, या 0 फैक्टोरियल = 1 होता है। और आप कहेंगे कि
देखिए फिर मेरे पास भी ऐसे ही आने लगा। 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो 1 ही है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें कई बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 1/2 फैक्टोरियल, है ना, और प्लस 1/3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/x/4 फैक्टोरियल। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है ना, कैसे करेंगे। देखिए इसमें जो है वैसे तो आपका MCQ आता है या कोई और आता है तो उसमें बता ही देते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका क्या करते हैं, स्क्वायर वगैरह करके बताया था। अगर आपको ऐसे आता है तो अच्छी बात है, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं इसे। तो देखिए इसे तो 1, ये भी कम है ये भी कम, सबसे छोटी वैल्यू ये है तो हम लिखेंगे 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 इंटू 2 फैक्टोरियल x अपॉन कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखिए 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा सब जगह से, 1/2 फैक्टोरियल। तो क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस 1 कितना 3, है ना, इक्वल टू x अपॉन 4 इंटू 3, क्योंकि 2 फैक्टोरियल ले रहा है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना आ जाएगा देखिए, इसे लिखेंगे 4 प्लस 1, तो 4/3 इक्वल टू x अपॉन 4 इंटू 3 से 3 कैंसिल कर दें तो x इक्वल टू 4 का स्क्वायर, है ना, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, है ना। तो ये आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया जो कि अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट बात होती है, जब फैक्टोरियल की बात हो रही है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तो वो बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए आप जो है बहुत छोटा सा पार्ट था, चलिए मैं जो है अभी बताऊंगा और पहले ये बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है ये है बाइनोमियल थ्योरम, तो उसके बाद ही होगा ये है इसका परम्यूटेशन। तो देखिए परम्यूटेशन में ये जो क्वेश्चन आता है NPR का होता है। NPR का जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो इसमें NPR का यूज करते हैं। अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो NPR का क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। कई बार आपको सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए इफ़ कब इफ़ n इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप इसे इसी फॉर्मूले में रख दीजिए क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस कितना 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे 5 को 5 माइनस 3 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बिंदी कुछ नहीं है 20 है। तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। NPR, अब देखिए बात आती है कि चलिए NPR है तो NCR भी होगा, है ना। तो NCR भी आता है साथ साथ, इसे बोलते हैं NCR पर कॉम्बिनेशन। NCR का जो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की जो वैल्यू हो, अगर मैं कहूँ कि इसमें इसी को पुट कर दीजिए n इक्वल टू कितना
5 और r इक्वल टू 2 फैक्ट है ना। तो n मतलब कितना 5p2 सॉरी 5c2 क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखिए 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5 इंटू 4 अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 जा, तो ये जो वैल्यू आ जाती है 10 आ जाती है। इस तरह से देखेंगे आपको जो है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के 3-4 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई देखिए टफ वाली चीज़ें नहीं है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैं जो है आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आप फॉर्मूले बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए देखिए मैं फिर दोबारा आपको नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा, और ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से जैसे पढ़ते आ रहे हैं उस तरह से पढ़ते जाइए। और देखिए वैसे तो मुझे बहुत पहले डालना था ये पार्ट, पर सॉरी, मैं आपके लिए आपसे कहूँगा कि सॉरी, क्योंकि आप देखिए त्यौहार का समय था, थोड़ा टाइम आप समझते हैं, ठीक है, मिलता नहीं है, फिर भी चलिए नेक्स्ट है आपका जो है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बाइनोमियल थ्योरम आपको a प्लस बी का होल एन पे फॉर्मूला है, वो आपको n टाइम्स तक, देखिए एक पास्कल मेथड वगैरह से करते हैं बच्चे, आप किसी से भी करिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए एक्स वाई में कर लीजिए, ए प्लस बी में कर लीजिए, ए प्लस बी होल एन है ना, ए प्लस बी होल एन। तो आपको क्या करना है, ए की पावर पहले एन रखते हुए 0 तक ले जानी है, जैसे ही ए की पावर कम होती जाएगी बी की पावर बढ़ती जाएगी। कैसे, देखिए जैसे एन सी 0, ये ध्यान रखना है, ये जरूर लिखना है, ए की पावर एन और बी की पावर 0, इन दोनों पावरों की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एन के, प्लस एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, देखिए ऐसे ही चलती जाएगी, और एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। देखिए चाहें तो आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, एन सी एन ए की पावर एन माइनस एन और बी की पावर एन माइनस एन तो 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसे लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने ए की लिखा है ए प्लस बी, ऐसे ए माइनस बी की भी लिख सकते हैं, जैसे ए माइनस बी। ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिए। ठीक है, ए माइनस बी में क्या है, एन सी 0 ए की पावर एन बी की पावर 0 माइनस एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2 माइनस एन सी 3 ए की पावर एन माइनस 3 बी की पावर 3। देखिए जैसे हम चलते जाएं फिर यहाँ लिखते हैं माइनस 1 की पावर आर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर प्लस
n की पावर 1 की पावर -1 की पावर n, a की पावर 0 और b की पावर n। ठीक है, इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि जहाँ भी माइनस वाले में जहाँ ऑड नंबर होता है r का, जैसे 0 तो प्लस का आएगा, 1 ऑड है तो -3 ऑड है, -5 ऑड है, माइनस। इससे हमें एक फॉर्मूला निकलता है जिससे हम -r की वैल्यू -1 रख देते हैं, पावर जो है। ठीक है ना। तो इससे देखिए एक दोनों से, ये तो है ही, इन दोनों से एक और फॉर्मूला बनता है जिसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कई बार हमें a + b होल n प्लस a - b होल n का फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, तो इसे भी देखिए आप जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, a + b होल n और a - b होल n। ठीक है, तो कैसे देखिए, इसमें क्या करना है कि जब प्लस का हो तो देखिए 2 तो सब में ही लगाना है, यहाँ इवन टर्म लिखनी है, NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस NC4 a की पावर n-4 और b की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही हम माइनस वाला a + b होल n, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूले हैं, a - b होल n। तो जब हम इसे फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये होता है NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस NC3 a की पावर n-3 b की पावर 3 प्लस डॉट 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 NC5 NC। ठीक है, इस तरह से आपको जो बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है जो कि बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे, इसी तरह से हमें जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए कई बार, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आए, या पर आपको फॉर्मूले से, जो बच्चे फॉर्मूला लिख के भी आप कर देगा तब भी उसे मार्क्स जरूर दिए जाएंगे, चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं। बोर्ड में बल्कि ऐसे ही लिखना है, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए तो कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ √3 +1 होल कुछ भी लिख दीजिए 5, ठीक है, प्लस √3 - 1 होल 5। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए आपको जो फॉर्मूला है आप लिख सकते हैं a + b होल n प्लस a - b होल n। 5 जहाँ भी 5, देखिए इसमें 5 वाली टर्म तो कटेगी, तो कौन सी आएगी, 2 4 है ना, 0 2 4 6 है नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 बाहर। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या है, NC, फॉर्मूला देखिए n की फॉर्म में NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस NC4 a की पावर n-4 और b की पावर। ठीक है, इस तरह से हमें जो है करना चाहिए। अब जैसे a की जगह क्या रखेंगे, √3 + 1 होल 5 प्लस √3 - 1 होल 5। चाहे तो आप जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे इससे इस वैल्यू को ऐसे, अब देखिए 2 बाहर रखा है ना,
और ए क्या है इसमें, और ये है NC0। 5C0 कोई भी वैल्यू हो, 5C0 कितनी वैल्यू होगी बताता हूँ, 5C0 1 की इक्वल होती है, ठीक है। √5 की पावर √3 की पावर 5 प्लस NC मतलब 5C2 5C2 और ये क्या आएगा, √3 की पावर कितना आएगा, 5 में से कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे 3, ठीक है। प्लस अब देखिए 2 के बाद कौन सी है, 5C4 और इसमें देखिए 5 माइनस, सॉरी यहाँ पे 5 माइनस कितना किया 2, तो 3 आ गया, मैं अब आगे करा नहीं, और इंटू 1 को हम ऐसे लिख देंगे 5C4 और ये आ जाएगा √3 की पावर 5 माइनस 4 1 ही रहेगा इंटू 1, ठीक है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ रही है, पूरा आगे तो सॉल्व कर ही देंगे इस तरह के क्वेश्चन को। माइनस हो तो माइनस वाले को माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए, आप इनको जरूर करें, ठीक है। चलिए बात आती है एक और छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा पार्ट है क्वेश्चन, तो देखिए चैप्टर तो बहुत छोटे हैं ही, पर ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको छोटा थोड़ा बहुत आना चाहिए, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है कैसा नहीं, तो देखिए ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वो चीज़ आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन कैसे नहीं वो बात अलग है। जैसे देखिए पहले आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर मैं कहूँ आइटा 4 तो -1 का स्क्वायर है ना, कि -1 का स्क्वायर मतलब आइटा स्क्वायर तो -1 है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। अब देखिए आइटा 5 कहा जाए तो आइटा 4 इंटू आइटा, इसका मतलब ये तो 1 है तो ये हो जाएगा आइटा। अगर आइटा 6 कहा जाए, कितना, आइटा 6 कहा जाए तो ये होगा, देखिए आइटा 4 इंटू आइटा स्क्वायर, है ना। आइटा 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है, इंटू इसकी -1 रहेगी, है ना, तो कितना आ जाएगा -1। आइटा 7 कहा जाए तो ये हो जाएगा आइटा 4 इंटू आइटा कितना स्क्वायर इंटू आइटा, तो देखिए ये तो 1 है, ये -1 है, ये आइटा, तो माइनस आइटा होगी। बात समझ में आ गई। इससे पता लगता है कि अगर रिमाइंडर है ना, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं किसी वैल्यू को और रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर 0 आता है तो 1 होगा, और 1 आता है तो आइटा होगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो कितना होगा, 2 रिमाइंडर आ जाए तो -1 आएगा, और रिमाइंडर 3 आ जाए तो माइनस आइटा आएगा, ठीक है। इससे आइटा वाला क्वेश्चन देखिए MCQ में ज़रूर होता है, आपको आना चाहिए। अब बात आती है कि इस तरह के क्वेश्चन को और कैसा क्वेश्चन हो सकता है। देखिए वैसे a+ आइटा b, a- आइटा b, a+1 आइटा का होल क्यूब, 1 - आइटा का होल क्यूब, इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। एक आता है MI होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। MI ऑफ, मान लीजिए कहीं पे आ जाए 3 + 2 आइटा, है ना, 3 + 2 आइटा, तो MI कैसे निकालेंगे, कैसे आपको MI आनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ मैं
आपको बताता हूँ। देखिए एम आई निकालने के लिए आपको करना क्या है, एम आई के लिए ध्यान से देखें, एम आई के लिए करना क्या है कि आप इसे एम आई ऑफ 3 + 2 आइटा इक्वल टू 1 में रख दें वैल्यू 3 + 2 आइटा, है ना। जो बच्चे देखिए ये समझते कि यार बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। कैसे, देखिए इसे क्या करना है, एज इट इज वैल्यू को रखनी है, क्या है 3 + 2 आइटा, है ना, अपॉन में ब्रैकेट लगाइए और 3 - 2 आइटा लिख दीजिए। अगर वैल्यू ये प्लस की है तो माइनस का मल्टीप्लाई, अगर ये माइनस की हो तो प्लस का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करते हैं, जिसे हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई ऑफ कॉन्जुगेट्स भी बोलते हैं, इन्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3 - 2 आइटा। एक देखिए मैं इसमें पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वैसे तो आप मल्टीप्लाई कर लें, बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे a + आइटा b इंटू a - आइटा b, ये हमेशा आप याद रखें कि a² + b² होता है। वैसे सॉल्व करके रहेंगे तब भी यही आएगा, और याद रखेंगे तो एक फार्मूला, आधा नंबर तो इसी पे हो गया, है ना। तो जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप पढ़ें बस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 - 2 आइटा अपॉन 3² + 2², ठीक है। मैंने फॉर्मूले का यूज कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये 3 - 2 आइटा अपॉन 3, 9 + 4, तो कितना 3 - 2 आइटा अपॉन 30। बात समझ में आ गई। इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, पहले या तो सॉल्व करवा के भी हो सकता है, टफ लेवल का आया तो, नहीं तो ऐसे भी वैल्यू बदल सकती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से आप इन चीज़ों को पढ़ें और उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपको समझ में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में देखिए आपको कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से, और क्योंकि हमें ये चीज़ें पढ़ते हैं तो अगर फॉर्मूले पे भी बेस्ड है वो चीज़ें आप जो है कर लेंगे, अगर बाई चांस फॉर्मूले सही है, ठीक है। अब देखिए कैसे चीज़ें आएंगी, कैसे नहीं आएंगी, वो आपको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, है ना। अब देखिए एक जो क्वेश्चन है, अगर आप करते हैं तो स्ट्रेट लाइन पे, है ना, स्ट्रेट लाइन पे आपको पहले नंबर 1 स्लोप आनी चाहिए, स्लोप, ठीक है, जिसे हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, m = tan थीटा। अब देखिए स्लोप क्या होता है, एक ढलान होता है, मैं ज़्यादा फॉर्मूला ही लिखूंगा अभी, तो m = (/2 - (y1) अपॉन (x2 - (x1)। ये जो फॉर्मूला है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात होती है कि भाई एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इससे ही बनता है। मान लीजिए 2 स्लोप हैं, ठीक है, एक क्या होता है, 2 स्लोप को y - (y1) अपॉन x - (x1) = इसे रख दीजिए, है ना, = m, है ना। तो इसके जो वैल्यू है क्या हो जाता है, y - (y1) = m x - (x1). इससे एक इक्वेशन बन जाती है जो आप इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना,
से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई स्लोप दे रखी है और कोई पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट क्या होते हैं? x1 y1। स्लोप क्या होती है? m। तो उसमें पुट कर दीजिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है। अगर देखिए कोई लाइन मान लीजिए पैरेलल है ना, लाइन मान लीजिए पैरेलल है, तो दो जो स्लोप होती हैं m1 इक्वल टू m2 इक्वल होती है हमेशा। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देखिए उल्टा बना दिए परपेंडिकुलर का साइन, तो ये हमेशा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 रहती है। कई बार आपको कहा जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, है ना, तो एक की तो स्लोप निकालेंगे, दूसरी को m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करके और इसे सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए इसके बाद एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, है ना। क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जिसे आप जो है सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? और देखिए क्योंकि हम जो है ज़्यादा क्योंकि ये चैप्टर पहले हमने पढ़ा चुके हैं तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा चर्चा उन्हीं चैप्टरों की करेंगे जो अभी आए हैं। जैसे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, जो क्वेश्चन बताए ज़्यादातर, इसमें एक एक दो क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक MCQ एक छोटा सा क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छी तरह से करें। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करें। बात समझ में आ गई? इसके जो फॉर्मूला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, क्वेश्चन जरूर पढ़ें। चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन आप जो है 3D का भी पढ़ लें। 3D में फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। डिस्टेंस d इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर। ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूले पे एक ही फॉर्मूला है, और बाई चांस आपको जैसे ये कई बार ना आए तो फॉर्मूले को जरूर यूज़ करें। ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला देखिए करीब 20 क्वेश्चन है जो फॉर्मूले पे डिपेंड हैं। ठीक है। फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें सारी आएंगी। अगर आप फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं आएंगी, आप ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब बात आती है, देखिए हम धीरे धीरे अब जैसे कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन पे आप MCQ कर सकते हैं। अच्छा MCQ वगैरह जो क्वेश्चन आएंगे। एक बात आती है सर्कल। देखिए सर्कल पे जो है आप जरूर पढ़ें सर्कल का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, वैसे 9, 10, ठीक है, 11, 2 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उनको ज़्यादा पढ़ें। 9, 10, 11, 12 चार क्वेश्चन मान लीजिए। तो ये सिर्फ सर्कल है। सर्कल की जो इक्वेशन होती है क्या होता है? x माइनस एच का स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें देखिए MCQ में भी क्वेश्चन आता है ना, और सब तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसे जरूर पढ़ें भाई, जब तक आप इनको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, आप जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते। बताइए, ये जो पढ़ने का तरीका है आप डेवलप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए, आपको फिर याद ना करना पड़े। ठीक है। जब इसमें देखिए इसमें क्या है, एच और की क्या है, एच कॉमा की, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। जब ये सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, इसके जो सेंटर हैं, ठीक है, एच कॉमा के है और रेडियस आर है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगता है। बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। ये डिस्टेंस फार्मूला लगता है और सारे इस डिस्टेंस फार्मूला को, ये फार्मूला को लगाते चले जाएंगे और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है?
बताइए। चलिए, तो देखिए मैं इसको जो क्योंकि मुझे ये बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है कि आप जो है बहुत प्रॉब्लम में हैं, ऐसा नहीं है भाई। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, तो आपको वो चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डालने वाला हूँ और जो है सुबह तक आ जाएगी। ठीक है, पहले ये आपके पास आए, थोड़ा तसल्ली हो, है ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट की बात करते हैं और फिर वो थोड़ा नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।